फोटोसिंथेसिस एक क्रिया है, एक क्या है ये क्रिया, एक रिएक्शन का नाम है ये, है ना। ये पौधों का भोजन नहीं है, ये पौधों के भोजन बनाने की जो क्रिया है उसका नाम है ये, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रकाश संश्लेषण। इतना समझ में आया। अब भोजन बनेगा कैसे, भोजन बनेगा, अब आप ये सोचो कि पौधों का भोजन है क्या, ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है। तो शुरुआत हमको इसकी कार्बोहाइड्रेट से नहीं करनी है, कार्बोहाइड्रेट तो इसका एंड प्रोडक्ट है। यहाँ हर जगह तो नहीं कि आपको कार्बन दिख गया तो आपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ आपको हाइड्रोजन दिख गया तो आपने इसको कार्बन बोल दिया, या क्या बोल दिया, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट तो बनता है, ये क्या है, ये बना हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन कहां से बनेगा, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां मिलेगी, वातावरण में मिलेगी, जो वातावरण में 0.03% का होता है कार्बोहाइड्रेट, वहीं से पौधे उसको खींच लेते हैं अपनी पत्तियों में। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छिद्र, जिन्हें हम स्ट्रोमेटा या रंध्र अवकाश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्ट्रोमेटा रंध्र अवकाश। जो आप पत्ती को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें आपको छोटे 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 पोर्स या छिद्र दिखाई देंगे, जिनको हम रंध्र अवकाश बोलते हैं, ठीक है। जिनका काम होता है, काय का काम होता है इनका, गैसियस का एक्सचेंज करने का काम। काय का काम, गैसों का विनिमय, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाना। ये कहां होता है, पत्तियों में होता है। समझ में आया। तो पत्तियों में से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। जड़ें जो है वो हमारी क्या सोखती है, पानी सोखती है, ठीक है, पानी सोखती है, तो ये पानी जाएगा जड़ में से। क्यों है हमको दोनों चीजों की जरूरत पड़ी, सर इसमें मीथेन ईथेन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, आर्गन क्रिप्टॉन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इनके भोजन में बनाना है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बने होते हैं सीएचओ से। कैसे बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अरे इतने की जरूरत तो पड़ेगी ना, अगर तुमको भाई खिचड़ी बनानी है तो दाल और चावल की जरूरत पड़ेगी, आटे की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसमें। तो इसमें से बच्चों क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, आगे की नहीं आ गए, तीनों चीजें अपने पास मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई। और इनसे मिला के एक प्रोडक्ट बना जिसको हमने क्या बोल दिया, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारे प्रकार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। जो सबसे सरल वाला कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा वाला, सबसे सरल। देखो हर योग ना बेटा, देखो दीवार एक पहले छोटी बनती है ना, तो उसमें आप डिजाइन डाल दो तो वो जटिल होती जाती है, होती जाती है कि नहीं होता। तो एक जब शुरुआती जो हमारा ढांचा होता है उसको हम सरल उत्पाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरल उत्पाद। और उनमें अगर और चीजें हम मिलाते जाए तो वो क्या बन जाता है, वो कैसा जटिल बन जाता है, वो कैसा बन जाता है, जटिल। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो है उनका सबसे सरल वाला फॉर्म है जो है हमारा ग्लूकोज। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, ठीक है। ये क्या है हमारा ग्लूकोज, क्या है हमारा, समझ में आया। इसलिए सबसे पहले ग्लूकोज ही बनता है क्योंकि इसका निर्माण करना आसान होता है। क्या होता है इसका निर्माण करना, आसान। ये पानी में घुल जाता है, ये क्या घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। तो पत्तियों में बना और जड़ों को अगर जरूरत होगी तो चला जाएगा वो पानी में घुल के। अरे समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा कुछ और बनता तो पत्ती पानी में नहीं घुलता, पानी में नहीं घुलता तो पत्तियों में रहता तो बेटा पता चला पत्ती इतनी मोटी हो गई, जड़ इतनी सी है तो पौधा मर जाएगा, क्योंकि जड़ों को भी तो एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए। तो वो ग्लूकोज क्या है, पानी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। समझ में आया। अच्छा, अब पौधे को अगर इसका उपयोग करना है, पौधे को अगर इसका उपयोग करना है तो पौधे से और भी चीजें बना सकता है। जैसे ये ग्लूकोज है ना, इससे गैलेक्टोज बन जाता है, बन जाता है कि नहीं बन जाता, क्योंकि ये सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, सरल। तो आपके पास मान लो मैंने कच्चा आटा दे दिया, अब चाहे उससे आप जो चीजें बना सको बना लोगे कि नहीं बना लोगे, अलग अलग चीजें बना लोगे। हलवा बनाना है तो, रोटी बनाना है तो, अलग अलग चीजें बनती है। इसलिए सरल उत्पाद जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज। चलो अब बच्चों हमने ये देख लिया कि क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी, है ना। अब ये जो है ये फोटोसिंथेसिस कहां होती है, पौधों में होती है। कहां होती है, पौधों में होती है। पौधों में क्यों होती है और मनुष्य में क्यों नहीं होती है, उनका कारण सबसे पहले तो ये है कि पौधों में पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, जो मनुष्य की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट मनुष्य की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, मनुष्य फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर सकता। यहां तक समझ में आया। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट बेटा कुछ इस तरीके से हमारा दिखने का एक कमरा समझ लो आप इसको, या बिल्डिंग मान लो। इस बिल्डिंग की जो बाउंड्री रहेगी उसको हम नाम देते हैं क्या, झिल्ली। क्या नाम देते हैं इसे, झिल्ली। और ये काय की झिल्ली है, क्लोरोप्लास्ट की। जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली बोल दिया या क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन बोल दिया। समझ में आया। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये झिल्लियों के आप अंदर घुसोगे तो उसमें 2 झिल्ली पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 2 कवर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा काम होना है ना बेटा, इसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसके कितनी झिल्ली है, 2 झिल्लियां। यहां तक समझ में आया। फिर जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको इस तरह की बिल्डिंग की समान संरचना दिखाई देगी। काय की समान, लंबी लंबी बिल्डिंग देखिए कि इसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं, है ना। तो इन पूरी बिल्डिंग को, अगर हम पूरे फ्लोरों को एक बिल्डिंग बोले तो इनको हमने नाम दिया ग्रेना। क्या नाम दिया इनको हमने, जैसे हमारा बिल्डिंग होता है ना, मतलब 8-10 मंजिलों वाला बिल्डिंग, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्रेना। और एक जो हमारा फ्लोर या एक जो हमारा फ्लोर होता है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला थाइलेकॉइड। क्या बोला, समझ में आया। मान लो एक 4 मंजिला इमारत है तो पूरी इमारत को हमने ग्रेना नाम दिया और उसकी एक मंजिल को हमने थाइलेकॉइड कहा। यहां तक समझ में आया, है ना। इन थाइलेकॉइड के ऊपर पाए जाते हैं बच्चों वर्णक। क्या पाए जाते हैं, वर्णक, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और सारे वर्णक पाए जाते हैं। इन वर्णकों के ही कारण पत्तियों का लाल कौन सा रंग होता है, हरा, पहली बात। अच्छा, हरा रंग तो होता है, बट ये वर्णक दूसरा काम इनका ये होता है कि ये जो प्रकाश आता है ना, काय से, सूरज से, उसको ये कैच करते हैं। क्या करते हैं, कैच मतलब पकड़ते हैं। समझ में आया। तो ये जो ग्रेना के ऊपर जो है बच्चों, हमारे थाइलेकॉइड के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इस तरीके के वर्णक। वर्णक मतलब क्लोरोफिल। इनका काम होता है क्या, सूर्य के प्रकाश को पकड़ना। और सूर्य के प्रकाश को ये पकड़ेंगे तो उससे क्या होगा, ये फिर उसको उपयोग करके एनर्जी बनाएंगे। इतना समझ में आया, आया कि नहीं आया। अच्छा, फिर इसमें और अगर आप बाहर जाओगे तो इसमें भरा रहता है द्रव्य। क्या भरा रहता है, द्रव्य, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का अगर हम स्पेसिफाइडली नाम देखें तो इसके मैट्रिक्स को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है, यहां तक समझ में आया। मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया। अच्छा, इसमें इसका डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए। मतलब ये जो अंग है, ये जो कोशिका का अंग है जिसको हमने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया, इसका खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर है बेटा, ये ब्लू है, स्काई ब्लू। चलो, तो जो स्काई ब्लू जो कलर है हमारा,
ये कलर जो हम दिख रहा है ये है इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम। क्या है ये? एंजाइम से हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया को बढ़ावा देने वाले पदार्थ, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। क्या की तरह वर्क करते हैं? कैटलिस्ट की तरह। समझ में आया? इतना समझ में आया? ये जो है ना बच्चों हमारे क्या है, ये एंजाइम, एंजाइम का नाम है रूबिस्को। क्या नाम रख दिया हमने इसका? यहां तक समझ में आया? मतलब होगा क्या? होगा ये कि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कहां पे? इनके ऊपर। इनके ऊपर पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ले लेगा। यहां तक समझ में आया? आपने जान लिया। अब आपने क्या जाना? ये वाली रिएक्शन जानी कि ये क्या है, ये क्या है, और ये सूर्य के प्रकाश यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा तो यहां पे कौन पाया जा रहा है? यहां पे पाया जा रहा है ये वाला सिस्टम। समझ में आया? सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये वाला सिस्टम के तहत वो पड़ेगा, यहां पड़ेगा। अब इधर से क्या बनाएंगे? अब आप ये बताओ, इस वाले यौगिक और इस वाले कंपाउंड या इस वाले एटम और इन वाले एटमों को मिला के आपको ये बनाना है, तो एनर्जी लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? है ना? हाँ, एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी बनेगी ना बेटा, तो ये जो सिस्टम है ना बिल्डिंग, यहां से एनर्जी बनेगी। यहां से क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। अच्छा, एनर्जी जिस फॉर्म में बनती है उस फॉर्म को हम बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं उसको हम? ये लिखा हुआ एटीपी। समझ में आया? आया कि नहीं आया? मतलब जब ये सारी प्रक्रिया होगी जिसमें एनर्जी लगेगी, यहाँ पे एनर्जी कहां बनेगी? इस क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के कौन से वाले भाग में? ये वाले भाग में। और ये वाले भाग में एनर्जी बनके वो क्या में परिवर्तित हो जाएगी? एटीपी में। और फिर जैसे एटीपी में परिवर्तित होगी तो फिर हमारे ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया? तो फिर अब ये सारी चीजें होंगी हमारी दो प्रक्रियाओं से। कितनी प्रक्रियाओं से? दो प्रक्रियाओं से या दो चरणों में। पहले वाले चरण को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम? लाइट रिएक्शन। और दूसरे वाले चरण को बोलेंगे हम डार्क रिएक्शन। यहां तक समझ में आया? लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया, और यह अप्रकाशीय अभिक्रिया मतलब जिसमें प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये बताओ बेटा, प्रकाशीय अभिक्रिया मतलब इसमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये सिर्फ सूर्य के प्रकाश में होगी, मतलब ये दिन में होगी। ये कब होगी? सिर्फ दिन में होगी, और ये दिन और रात दोनों में होगी। समझ में आया? अब सूर्य के प्रकाश में कहां पे पड़ रहा था बेटा? सूर्य का प्रकाश बिल्डिंग पे पड़ रहा था। उस बिल्डिंग को हमने क्या नाम दिया था? ग्रहणा। क्या बोला था हमने? ग्रहणा। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कौन से भाग में होती है? तो कहां होती है? ग्रहणा में। समझ में आया? ग्रहणा के ऊपर ही क्या पाए जा रहे थे? क्लोरोफिल। यहां तक समझ में आया? अच्छा, इसमें क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है और क्या बनती है? एटीपी। क्या बनती है? एटीपी। फिर ये जो एटीपी बनेगी ना बेटा, फिर तुम्हारी दूसरी रिएक्शन चालू हो जाएगी। कई रिएक्शन चालू हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ये है तुम्हारी खाने बनाने की मेन विधि, जिसमें क्या बनेगा? आपका खाना। समझ में आया? अच्छा, खाने बनाने की रिएक्शन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेंगे, और ये वाली जो इससे एटीपी बनी थी ना ऊर्जा, कौन सी रिएक्शन की? प्रकाशीय अभिक्रिया में जो ऊर्जा बनी थी उसको उपयोग करके क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे। अब ये वाला जो आपने अंग देखा, इस अंग में यहां तो आपकी कौन सी अभिक्रिया हो रही है? लाइट रिएक्शन, बिल्डिंगों में। अब आपके दूसरी अभिक्रिया होने के लिए इसमें जगह कहां बची है? बाहर वाली। बाहर वाली बची कि नहीं? बाहर मतलब द्रव्य वाली। कौन सी वाली? तो द्रव्य वाली जगह को हमने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? स्ट्रोमा। तो हमारी जो दूसरी अभिक्रिया है कौन सी? डार्क रिएक्शन, ये कहां होगी? क्योंकि अब जगह नहीं बची है। आपको याद कैसे रखना है? एलजी के नाम से मैंने आपको बताया था। एल मतलब एलजी कंपनी का नाम सुना है? एल मतलब लाइट रिएक्शन और जी मतलब ग्रेना। तो एलजी कहां होगी आपकी? ग्रेना में होगी या लाइट रिएक्शन होगी। ठीक है, और डार्क रिएक्शन होगी आपकी काय में? स्ट्रोमा में। समझ में आया? अच्छा, अब इसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ी। क्या की जरूरत पड़ी? एनर्जी की। हमने बोला ना कि भाई प्रकाशीय अभिक्रिया में एनर्जी बनेगी। अब कितनी एनर्जी बनेगी? तो वो बनेगी हमारी कितनी? कितनी बनेगी बेटा? 54 एटीपी। कितनी बनेगी? 58। ये लिखा हुआ है 54 एटीपी। ठीक है। अच्छा, एटीपी क्या है कहना सर? तो ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है इसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कोशिका के द्वारा उपयोग की जाने वाली जो ऊर्जा है उसका क्या है? ये फॉर्म है या प्रकार है। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? तो कोशिका एटीपी के फॉर्म में क्या करती है? क्या करती है? एनर्जी का उपयोग करती है। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 54 एटीपी चाहिए। यहां तक समझ में आया? फिर ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्यों बना? खाना बन गया। अब इसको खा लिया पौधों ने, जहां भेजना था वहां भेज दिया, क्योंकि ये पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। अब अगर मान लो आप पौधे के, मान लो पौधे से फल में से फूल निकलना है, कि फूल में से फल निकलना है, फूल में से फल निकलना है, तो वहां पे एनर्जी लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी? अब एनर्जी क्या करेगा? जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो पौधा इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। क्या करेगा? तोड़ेगा। तो ये एनर्जी जो इसके अंदर घुसी थी ना बेटा, फिर वो बाहर निकल जाएगी। निकलेगी नहीं निकलेगी? जिसको पौधा उपयोग कर लेगा। तो जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा फिर अंदर पौधे में जाके, जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, ये अच्छा ये वाली प्रोसेस कहां हुई बेटा हमारी? क्लोरोप्लास्ट में। कहां हुई हमारी? क्लोरोप्लास्ट में। टोटल पूरी रिएक्शन कहां हुई हमारी? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? ग्लूकोज बना के और किसको दे देगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको दे देगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब वो एनर्जी का निर्माण करता है। और एनर्जी का निर्माण कहां से होगा? ग्लूकोज से। तो जैसा ये बनेगा, क्लोरोप्लास्ट उसको फेंकेगा किसकी तरफ? माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। और माइटोकॉन्ड्रिया इसको केज करेगा, उसको तोड़ना चालू करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब वहां से एनर्जी बनेगी। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और ये टूटेगा कुछ इस तरीके से, जब ये ग्लूकोज गया, ग्लूकोज फिर से कहां में टूटेगा? एटीपी में। अरे यही है कि नहीं है ना? तो इस वाली प्रक्रिया को हम नाम देंगे क्या? रेस्पिरेशन, जैसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन। समझ में आया? अच्छा, जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो फिर काय के लिए तोड़ रहा है इसको प्लांट? क्योंकि उससे ऊर्जा निकल जाए। ऐसे तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? 38 एटीपी। परसेंट नहीं बेटा, 38 एटीपी। 38 एटीपी। यहां तक समझ में आ लो? ठीक है। तो देखो बेटा, अब हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब हम अभिक्रिया देख लेते हैं कि कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। तो हमारी जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो दो भागों में या दो प्रकार की होती है। ठीक है।
एक होती है बनने के आधार पे, उत्पाद बनने के आधार पे अभिक्रिया को दो भागों में बांटा हुआ है। किसके आधार पे? उत्पादों के बनने के आधार पे। उनको हमने क्या नाम दिया? एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। क्या नाम दिया? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। काय के प्रकार हैं? अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। अब ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो सरल जो यौगिक हैं वो जुड़ के एक जटिल यौगिक का निर्माण कर देते हैं। समझ में आया? मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो सरल यौगिक जुड़ के एक जटिल यौगिक का निर्माण कर देते हैं, या दो सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक। जैसे आपने नमक मिलाया, आपने आटा मिलाया और आपने थोड़ा पानी बना मिला के उसको गूंथ के रोटी बना दिया। अरे तो मतलब आपने पहले सरल उत्पाद मिलाए थे कि नहीं, और रोटी बन गई आपकी जटिल उत्पाद, बने कि नहीं बन गई? तो ये हमारी इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है एनाबॉलिक। क्या कहलाती है? हाँ, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। इसमें क्या बनता है? समझ में आया? चाय तुम बनाते हो तो चाय में क्या करते हो? काय का उपयोग करते हो? दूध, शक्कर, चाय पत्ती। ये करते हो नहीं करते हो? तो वो सरल यौगिक है, क्योंकि गाय से सारा दूध निकल गया तुरंत। चाय पत्ती मतलब चाय के पेड़ से चाय पत्ती बन गई, तो सरल यौगिक है वो। लेकिन आपने सब मिला के एक जटिल उत्पाद बना दिया कि नहीं बना दिया? तो उस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? एनामोलिक। और एक ऐसी अभिक्रिया यौगिक को तोड़ के फिर से सरल यौगिक बना दोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा आपका? कैटाबोलिक। जैसे आपने चाय में से चाय पत्ती अलग निकाल ली, शक्कर अलग निकाल ली और दूध फिर से निकाल दिया, तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो हमने कहा कि उत्पाद बनने के आधार पे अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। ठीक है, अब आप ये बताओ बच्चों, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अगर हमारी हमने बात करी थी एक श्वसन की, करी थी कि नहीं करी थी? अभी मैंने श्वसन बताया था ना आपको। श्वसन में क्या हो रहा था? श्वसन में क्या हो रहा था कि हमारा ये जो ग्लूकोज है ना, ये हमारा जो कहां गया ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है ये टूट के एटीपी बन रहा था कि नहीं बन रहा था? अच्छा, ग्लूकोज जटिल उत्पाद है कि सरल उत्पाद है? जटिल है, तो जटिल से टूट के सरल उत्पाद बन रहे हैं। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ऐसी वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक। तो श्वसन जो है हमारी कैटाबॉलिक है और प्रकाश संश्लेषण हमारी एनाबॉलिक है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि एनर्जी के आधार पे, काय के आधार पे? ऊर्जा के आधार पे अगर हम अभिक्रियाओं को बांटे तो उसके आधार पे भी दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक से हम बोलते हैं बच्चों क्या? एंडोथर्मिक, और एक से बोलते हैं एक्सोथर्मिक। हिंदी में इनसे क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ठीक है। अब ये बताओ, अगर कोई भी अभिक्रिया में ऊर्जा अंदर जाएगी, क्या जाएगी? अंदर जाएगी, मतलब आप एनर्जी को क्या करोगे? ऊर्जा का उपयोग करोगे। क्या करोगे? उपयोग करोगे। तो वो वाली प्रक्रिया हमारी कहलाएगी ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, शोषी मतलब शोषण, शोषण मतलब किसी चीज को अंदर ग्रहण करना। यही होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो मतलब अब हमारी ये बताओ बेटा, अच्छा जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी? ऊर्जा बाहर, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सो या ऊष्माक्षेपी। तो हमारी बेटा प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है? कौन सी है? ऊष्माशोषी। कौन सी है? ऊष्माशोषी, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश अंदर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, एनर्जी। अच्छा, और हमारी जो श्वसन है, श्वसन में एनर्जी बाहर निकल रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी। तो हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है वो कौन सी रिएक्शन है? एनाबॉलिक ऊष्माशोषी। एनाबॉलिक ऊष्माशोषी। और अगर हम बात करें श्वसन, श्वसन क्या है हमारा? कैटाबॉलिक ऊष्माक्षेपी। कैटाबॉलिक ऊष्माक्षेपी। समझो, हम मेन भागों में बांटे तो दो प्रकार के हमारे वर्णक हुए। कितने प्रकार के? दो। एक तो हमारे वो वर्णक जो मेन क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश को लेके और एनर्जी बना देंगे, जिनको हम बोलेंगे मुख्य वर्णक। क्या बोलेंगे? समझ में आया? जिनको प्राइमरी पिगमेंट या मेन पिगमेंट या प्रिंसिपल पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमारा क्या करेंगे? जो इसकी सहायता करेंगे। क्या करेंगे? जो सहायता करेंगे। समझ में आया? और सहायता करेंगे तो उनको हम सहायक वर्णन के नाम से जानते हैं। जो हमारे मुख्य वर्णक है वो हमारे कौन सा है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। कौन से वर्णक है वो हमारे? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इनको हम मुख्य वर्णक के नाम से जानते हैं। इनका अगर हम कलर देखें बच्चा, अच्छा ये जो हमारा क्लोरोफिल ए है, ये हमारे सारे प्लांट या सारे पादपों में उपस्थित रहता है। इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले सारे हरे प्लांटों में कौन सा रहता है? क्लोरोफिल ए। अच्छा, क्लोरोफिल बी भी सारे प्लांटों में पाया जाता है, सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, या जो हमारी रेड एल्गी में ये नहीं पाया जाता। यहां तक समझ में आया? और जो हमारा कैरोटीन है ये हमारा कौन सा है? सहायक वर्णक है, या इसे हम प्रोटेक्टिव वर्णक या कवच वर्णक या शील्ड पिगमेंट के नाम से जानते हैं। इनके फॉर्मूले को अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। समझ में आया? है ना। एम का जो होता है, Mg का जो एटम है वो बीच में बैठा रहता है, वो कुछ इस तरीके से हमारी पोरफायरिन रिंग बनी होती है जो हमारा क्लोरोफिल का निर्माण करती है। तुम ना भी समझो तो कोई बात नहीं, इतना बस याद कर लेना। ठीक है, H55 C75 क्या है हमारा? सॉरी, C55 H72O5N4Mg। समझ में आया? ये हमारा क्लोरोफिल ए है। और अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो C55S70। ठीक है, और एन का जो एटम है, सॉरी ऑक्सीजन का एटम है, ये कम हो जाएगा इसमें, N4 सॉरी N6N4Mg। समझ में आया? अच्छा, इसका भी जो मेन एटम है वो कौन सा रहेगा हमारा? मैग्नीशियम। तो एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल का मेन एटम कौन सा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला भी याद नहीं रहता तो मत रखना भाई, Mg याद रख लेना कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ है ना? ये हमारे क्या है बच्चों? ये हमारे पिगमेंट है। अब इस पिगमेंट सारे साथ में काम करते हैं। क्या करते हैं? सारे पिगमेंट साथ में काम करते हैं, और साथ में अगर ये काम करेंगे तो मिलके बच्चों बनाते हैं फोटो सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश तंत्र। समझ में आया? जब सारे पिगमेंट आपस में जुड़ जाएंगे और एक प्रकार की संरचना बना लेंगे और फिर आपस में जब अपना काम करने लगेंगे तो हमने क्या बोला? प्रकाश तंत्र। क्या बोला हमने उसको? प्रकाश फोटो सिस्टम या प्रकाश तंत्र। ठीक है, प्रकाश तंत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार को। एक को हमने नाम दिया फोटो सिस्टम 1 और एक को हमने क्या नाम दिया? फोटो सिस्टम 2।
है ना। ऐसा प्रकाश, कैसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश या ऐसी तरंगें जिनसे फोटोसिंथेसिस होती है, उनको हम प्रकाशीय तरंगों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रकाशीय तंत्र, या हम उनसे बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषणीय तंत्र, या सॉरी तरंग के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अरे आया। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पीएआर बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं हम? पीएआर। याद रहेगा। तो पीएआर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। यहां मैं लिख दे रहा हूं पीएआर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। समझ में आया? हाँ, मतलब ऐसी रेडिएशन जो क्या करा दें? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करा दें। समझ में आया? ऐसी तरंगों को हम क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, या पीएआर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। हाँ, या विजिबल रेस के बीच की जो होती है ना, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। समझ में आया? है ना बेटा? अब ये क्या करेंगे? ये है अपना प्रकाश, ये क्या है अपना? ये पड़ेगा पत्तियों पे, और पत्तियों पड़ेगा तो पत्तियों क्लोरोफिल बेटा, वर्णक। वर्णक पकड़ता है कि नहीं पकड़ता इनको? तो वर्णक अब इनको पकड़ेगा तो दो प्रकार के वर्णक होते हैं। एक ऐसा फोटो सिस्टम जिसमें 700 नैनोमीटर या उससे अधिक की वेवलेंथ को पकड़ा जाएगा, वो हमारा कहलाएगा फोटो सिस्टम एक। क्या कहलाएगा? फोटो सिस्टम वन। क्या कहलाएगा? फोटो सिस्टम वन। और ऐसी जो हमारा फोटो सिस्टम जो 680 नैनोमीटर से कम रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, उसको हमने नाम दिया फोटो सिस्टम टू। समझ में आया? तो अगर आप, अच्छा, ये जो बीच में जो एटम बैठा है ना बच्चों, ये हमारा मेन अभिक्रिया करने वाला है। ये क्या करने वाला है? मेन अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं हम इसे? क्योंकि यहीं पे सारी रिएक्शन होगी। काय की रिएक्शन? वो एटीपी बनाने की रिएक्शन। समझ में आया? तो इसको हमने क्या नाम दिया? रिएक्शन सेंटर, या हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? अभिक्रियात्मक केंद्र। क्या बोलेंगे इसे हम? मतलब जहां पे अभिक्रिया होगी। समझ में आया? तो पीएस वन का अभिक्रियात्मक केंद्र कौन सा कहलाएगा? P700। क्या कहलाएगा? P700। और पीएस सिस्टम टू का अभिक्रियात्मक केंद्र क्या कहलाएगा? P680। यहां तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, ये सारी चीज हमको कहां जरूरत पड़ेगी बेटा? ये सारी चीज हमको कहां जरूरत पड़ेगी? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस की कौन सी वाली अभिक्रिया में? लाइट रिएक्शन में। कहां पर जरूरत पड़ेगी इनकी? लाइट रिएक्शन। अभी हम सामान बटोर रहे हैं ना, ताकि हम लाइट रिएक्शन करवा सकें। यहां तक समझ में आया? तो ये हमने सामान बटोर लिया है ना। चलो, अब हम अगर लाइट रिएक्शन देखें तो, अच्छा, इस तरीके से बिल्डिंग बिल्डिंग के ऊपर क्या पाया जा रहा है? आपके वर्णक। क्या पाया जा रहा है? वर्णक। ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये जो वर्णक पाए जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। मतलब बहुत सारे वर्णक, मतलब लगभग लगभग 2 से 3 क्लोरोफिल, 230 क्लोरोफिल के जो वर्णक आपस में मिल जाएंगे, तो उनको हम क्या नाम देने लगेंगे? क्वांटासोम। एक क्वांटासोम, दो क्वांटासोम, तीन क्वांटासोम। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? जैसे हमारे पास बहुत सारी चिल्लर है, तो हम क्या करते हैं? 10-10 की वो बना देते हैं, ताकि हम उनको गिनने में आसानी हो जाए। ऐसे ही हम इनका क्या बनाएंगे? बंडल बना देंगे। उस बंडल को हम क्या नाम देंगे? क्वांटासोम, जिसमें 230 लगभग क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल के एटम्स। समझ में आया? हाँ बेटा, ये थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? हमारे पिगमेंट्स। समझ में आया? तो इनको हमने क्या नाम दिया? अच्छा, इनकी खोज किसने की थी? पार्क एंड बिगिंस ने। ये वाला जो हमारा फोटो सिस्टम है अकेले भी काम कर सकता है, लेकिन ये वाले को इसका साथ चाहिए होता है। समझ में आया? अब होता क्या है बच्चों? होगा ये कि जब प्रकाश की, कौन सा वाला कलर? सफेद वाला दिखेगा ना। हाँ, होता क्या है कि जब प्रकाश का, सॉरी, जब सूर्य का प्रकाश ये हमारे जो इसके आजू बाजू पाए जाने वाले सहायक वर्णकों पे पड़ेगा। काय पे पड़ेगा? सहायक वर्णकों पे पड़ेगा। मान लो ये आपका सूर्य है, यहां से आया प्रकाश और यहां पे जाके ये गिरा। ठीक है। अब ये क्या करेंगे? ये क्या करते हैं? ये सारे प्रकाश को ये बीच में भेज देते हैं, जो हमारा कौन है? क्रियात्मक केंद्र। क्योंकि क्रिया तो यही करेगा, तो प्रकाश को सबको हमको कहां भेजते जाना है? यहां भेजते जाना है। अब यहां पे भेजेंगे तो ये हमारा जो P700 है, इसका जो एक्साइट एटम है वो एक्साइट होगा। क्या होगा? एक्साइट स्टेट में आएगा। और एक्साइट स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर देता है। क्या निकालना चालू कर देता है? इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर देता है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब इस इलेक्ट्रॉन जैसे इसने निकाला, तो यहाँ पे बच्चों और भी प्रोटीन पाए जाते हैं। उनमें से अगर मैं आपको एक प्रोटीन बताऊं तो जो है हमारा FD। क्या है हमारा? FD, जिसे हम बोलते हैं फेरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं हम इसे? लिख लो इसको, फेरिडॉक्सिन। ठीक है, फेरिडॉक्सिन लिखा ना। अब क्या होगा? ये जो फेरिडॉक्सिन है, इसने इसका क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। और ये ग्रहण करेगा तो ये भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्योंकि हर एटम क्या करता है? अपने आप को स्टेबल रखना चाह रहा है। ठीक है। फिर ये भी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पास साइटोक्रोम B6 में। कहां जाएगा? साइटोक्रोम B6 में। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो वो जाएगा आपका साइटोक्रोम F में। कहां जाएगा? साइटोक्रोम F में। समझ में आया? और फिर ये एटम जो निकालेगा, ये जाएगा आपका प्लास्टोसाइनिन में। कहां जाएगा? प्लास्टोसाइनिन में। फिर ये एटम वापस से कहां चला जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन P700 में। फिर ये निकालेगा। तो फिर इस तरीके से ये होता रहेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये साइकिल ये है आपकी, पूरा गोल साइकिल है कि नहीं है? अरे चक्र है कि नहीं है? इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? चक्रीय अभिक्रिया। क्या नाम दिया हमने इसको? चक्रीय अभिक्रिया। यहां तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? जब ये चक्रीय अभिक्रिया होगी तो आपके कहीं बीच में क्या होगा बच्चों? एटीपी से, काय से? एडीपी से। काय से? एडीपी। एडीपी मतलब होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है इसका मतलब? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस एटीपी से, एडीपी से एटीपी बन जाएगा। काय से क्या बन जाएगा? एडीपी से एटीपी बन जाएगा। हमको क्या बनाना है? एटीपी। समझ में आया? इसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब फॉस्फेट के कितने अणु? 2 अणु। कितने अणु? 2 अणु। ठीक है।
अब ये हमारा खाली है, ये क्या है हमारा खाली थैला, इसको क्या समझोगे आप, खाली थैला। लेकिन जब इस थैले में से एटीपी से एटीपी बन जाएगा, एटीपी से एटीपी बन जाएगा, मतलब इसमें कितने बंद हो गए फास्फोरस के, 3 बंद हो गए, कितने बंद हो गए, 3 बंद हो गए। फिर ये जब एनर्जी चाहिए होगी तो हम इस एटीपी को तोड़ेंगे और फिर से क्या बना देंगे। अरे समझ में आया, तो एनर्जी बन रही कि नहीं बन रही। सबसे पहले क्या हुआ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्या बना, एडिनोसिन, ये सेल में पाया जाता है, ये आपका खाली थैला जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है। जब ये चक्कर घूमेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फास्फोरस को तोड़ेगा, तो इसमें एक फास्फोरस और जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। तो इसके अंदर थैले में एनर्जी चली गई। फिर जब सूरज को, सॉरी, जब सेल को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेना पड़ेगा, इसमें से वो फिर से एनर्जी निकाल लेगा और एटीपी से फिर एटीपी बन जाएगा, है ना। ये जो समझ में आया। अच्छा, जो प्लास्टोसाइनिन है इसमें जिंक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लिख लेना बच्चों, ये जो हमारा प्लास्टोसाइनिन है इसमें कॉपर और जिंक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये कॉपर और जिंक, ठीक है। यहां मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, पीसी मतलब होता है प्लास्टोसाइनिन, क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन। यहां तक समझ में आया है। अभी देखो, अभी पूछा, ये इस फॉस्फोराइलेशन, ये तो फॉस्फोराइलेशन है ना, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या बोल रहे हैं हम इसे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला, क्योंकि हमारी एटीपी बन गई, एटीपी मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ये फोटो क्यों बोला, क्योंकि प्रकाश से इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, प्रकाश से, इसलिए हमने इसमें क्या जोड़ दिया, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। समझ में आया, आया कि नहीं आया, बस हो गया वो पीछे। अब तुम्हारे ऐसे तो बेटा हवाल है, इतनी गहरी नींद में सो रहा है वो कि मतलब, चलो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ठीक है। चलो ये लिख लो बेटा। तो प्लास्टोसाइनिन से क्या हो गया, अब बेटा उसको देख के वो सब कुछ तो देखने, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं कुछ अच्छा नहीं दिख रहा क्या आज, नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो, कल से मैं शर्ट पहन के आऊंगा, पीछे मत देखना, ठीक है। कौन से कलर की पहन के आनी, बोर बता दो बेटा, ग्रीन कलर वाली, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी पूरी प्रक्रिया हुई, हुई कि नहीं हुई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक चक्री की तरह घूम गया, घूम गया कि नहीं घूम गया, मतलब यही निकला था और यही वापस आ गया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, चक्रीय अभिक्रिया। इसको किसी को लिखना तो नहीं है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि चक्रीय अभिक्रिया में कौन सा सिस्टम काम करता है, P700, या जैसे हम PS सिस्टम एक नाम देते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या बोलते हैं वैसे, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ा, तो इसने पकड़ा, किसने पकड़ा, जिसे हमने क्या नाम दिया, एफडी, एफडी मतलब फेरिडॉक्सिन, ठीक है। और आखिरी में आपका क्या बन गया, प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन ने फिर इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को उसको भेज दिया, हाँ बेटा आ जाओ, और आ जाओ बेटा बाहर, और कोई हो तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना चल गया, चल गया कि नहीं चल गया। तो ये जो हमारा चक्र है इसको हमने नाम दिया साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। यहां तक समझ में आया। चलो अब हम पढ़ेंगे अचक्रीय अभिक्रिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अचक्रीय अभिक्रिया, लिख लिया। ये बच्चों हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, साइक्लिक रिएक्शन, ये वाली है ना। समझ में आया ये है। चलो, कहां गई बेटा, गायब क्यों हो गई ये, चलो आ गई है ना। चलो अब हो गई हमारी कौन सी अभिक्रिया, अचक्रीय अभिक्रिया। इसमें भी वही सारा सिस्टम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा, जब इसमें भी सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो आपका क्या करेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन, ये वाला सिस्टम भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और आपका ये वाला सिस्टम भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। समझ में आया, आया कि नहीं आया। फिर होगा क्या बच्चों, कि जब यहां से एक सब्सटेंस बनेगा प्रोटीन और इधर से भी एक प्रोटीन बनेगा, ठीक है, समझ में आया। जैसे इसका क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या नाम देते हैं मैंने, पीईए। इसका भी क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां तक समझ में आया, आया कि नहीं आया। मतलब आपके P700 पे क्या करी, एनर्जी पड़ी सूर्य का प्रकाश, ये एक्साइटेड अवस्था में आया और उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। ये भी एक्साइटेड स्टेट में आया, इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, रिलीज होते हैं, क्या होते हैं, तेजी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। समझ में आया। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ से एक प्रोडक्ट जो आपका प्राइमरी एक्सेप्टर बनेगा, ये इसको ग्रहण कर लेगा, ये क्या करेगा, इसको ग्रहण कर लेगा। जाना ये कहां था, जाना कहां चाहिए था, ये वापस, अरे जाना वापस चाहिए था कि नहीं चाहिए था। इसका तो ये उपयोग कर ही रहा है, इसका तो ये उपयोग कर ही रहा है, बट ये बहुत क्या होता है, तेजी से काम करता है। कैसे काम करता है, तेजी से। और जो जितना तेजी से काम करेगा उसको तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, पेट्रोल मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी यूज कर लिया और इसका इलेक्ट्रॉन भी यूज कर लिया, और ये बेचारा देखता रह गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या करना था, इसको घूम घाम के भाई वापस लाना था, ऐसे करना था कि नहीं करना था। अच्छा, ये क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को इसने वापस ले लिया, मतलब इसने ले लिया, ले लिया कि नहीं लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया क्या, इस इलेक्ट्रॉन का इसका वापस आया क्या, नहीं आया, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, अचक्रीय अभिक्रिया। क्या नाम दिया हमने इसको, समझ में आया। अच्छा, ये अचक्रीय अभिक्रिया है। अब ये देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इधर पे आ गया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इधर आ गया और फिर इधर से इसने ले लिया, ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन निकला और वापस इधर ना जाके ये कहां आ गया, यहाँ आ गया, और फिर इधर से फिर निकल गया, निकल गया कि नहीं निकलेगा। तो कुछ इस तरीके से आकार बन गया हमारा, बन गया कि नहीं बन गया। इसलिए हम इसको बोलते हैं जेड रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, क्या बोलेंगे इसे हम, जेड रिएक्शन या जेड स्कीम के नाम से हम इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम इसे, जेड स्कीम। क्या बोलते हैं हम इसे,
जेड स्कीम, समझ में आया? हाँ बेटा, समझ में आया? तो जेड स्कीम मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, क्या ले लिया? समझ में आया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों? अब होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई। पड़ेगी नहीं, क्या पड़ गई? क्योंकि बेचारा इसने बनाया था और इसने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। अब कहां से लेके आए? इसमें क्या करना है हमको? इसमें हमको ये करना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, काय की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हमको जल के अणु को तोड़ना पड़ेगा। काय के अणु को तोड़ना पड़ेगा? जड़ के अणु। जल का अणु टूटेगा तो उसमें से फोटोन निकलेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? फोटोन निकलेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बेसिक से समझो, ठीक है? अब आपको इतना समझ में आ गया कि भाई ये बेचारा इसने बनाया अपने लिए और लेके भाग गया ये, वो भाग गया तो उसके अंदर क्या आ गई? कमी आ गई। और कमी आ गई तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा तो ये जड़ के अणु को तोड़ देगा। काय के अणु को तोड़ देगा? जड़ के अणु। जड़ का अणु अगर तोड़ेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन को ये वापस से उपयोग कर लेगा कि नहीं पड़ेगा? अब बचेगा आपका काय का? हाइड्रोजन के एटम। काय के एटम? हाइड्रोजन के एटम। तो जब ये रिएक्शन पूरी होगी तो यहां से बनेगा आपका NADPH। क्या बनेगा आपका? NADPH। समझ में आया? और NADPH पे जो H बचा है वो आपका इस NADPH के साथ जुड़ के बना देगा NADPH2। अरे समझ में आया? है ना? तो एनर्जी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का हमारा फुल फॉर्म क्या था? ATP। क्या था बच्चों? ATP। समझ में आया? उसी तरीके से हमारी एनर्जी का दूसरा फॉर्म निकल के आया, वो क्या है हमारा? NADPH2। क्या निकल के आया? NADPH2। हाँ, NADPH2। समझ में आया? अच्छा, एक फॉर्म और है हमारा, वो क्या है हमारा? FADH2। समझ में आया? आया समझ में? NADH2, FADH2। समझ में आया? हाँ, FADH2, FADH2। ठीक है, NADH2, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो आप ये बताओ कि जो एटीपी है ना बेटा, हमारी कौन सी एटीपी, ये हमारा है नोट। ये क्या है हमारा? नोट। मतलब ये जहां भी रहेगा उसका तुरंत उपयोग कर लोगे। और हमारे ये मैंने तुमको दो जो लिखे ना, ये वाले, ये भी एनर्जी है, लेकिन ये तो है आपके चेक। ये क्या है आपके? चेक, जिसे आपको पहले बैंक में जाना पड़ेगा, जमा करवा के नोट लेने पड़ेंगे, फिर आप उसको उपयोग कर सकते हो। समझ में आया? तो एटीपी का उपयोग क्या होता है? तुरंत हो जाता है। एटीपी का उपयोग क्या हो जाता है? तुरंत हो जाता है। लेकिन ये हमारा जो NADH2 है या FADH2 है, इनका यूज कैसे होता है? पहले इनको क्या करना पड़ता है? एटीपी में बदलना पड़ता है। मतलब ये है हमारे चेक, ये क्या है आपके? और ये है आपका क्या? कैश, जिसे आप क्या बोलोगे? कैश। समझ में आया? है ना बेटा? अच्छा, जब ये NADPH2 एटीपी में चेंज होगा, क्या चेंज होगा? मतलब जब आप इसको भंजाने के लिए बैंक में जाओगे तो इसके बदले वो आपको 3 ATP देंगे। कितनी एटीपी देंगे? 3 ATP देंगे। और जब आप इसको लेके जाओगे तो आपको वो कितनी एटीपी देंगे? 2 ATP देंगे। समझ में आया यहां तक? आया? तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया में जड़ का अणु टूटता है? तो कौन सी अभिक्रिया में? लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। और अगर और डीप जाएगा तो वो क्या दे देगा? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो आप क्या उपाय लगाओगे? समझ में आया? तो जड़ का अणु क्यों टूटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। और वो इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि इसका इसने छीन लिया था। छीन लिया था कि नहीं छीन लिया था? समझ में आया? है ना? ये हमारी हो गई दो प्रकार की रिएक्शन। क्या हो गई हमारी? दो प्रकार की रिएक्शन। लिख लो बेटा, इसको हम जेड स्कीम के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ एक और पॉइंट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको और लिखवा दे रहा हूँ, है ना? हाँ, इसमें तो आपको पता चल गया कि आपका जो साइकिल है इसमें पानी का अणु नहीं टूटता है। क्या नहीं टूटता है? पानी का। अच्छा बेटा, ये जो पानी का अणु टूट रहा है ना, इसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम इसे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं हम इसे? मतलब हिंदी में बोलते हैं जल का अपघटन। क्या बोलते हैं हम इसे? जल का अपघटन। समझ में आया? जल का अपघटन मतलब जड़ के अणु को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया, और उसमें से हमने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये हाइड्रोजन फिर टूटेगा तो फिर एटीपी बन जाएंगे। यहां तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ, इसमें से बेटा यहाँ पे बनता है प्लास्टोक्विनोन। क्या बनता है यहाँ से? प्लास्टोक्विनोन। चलो बेटा, अब हमारा क्या हो गया था? हमारी दो प्रकार की रिएक्शन में देखी, एक साइक्लिक है एक नॉन साइक्लिक है। दोनों रिएक्शन क्यों हो रही है? ये क्यों हो रही है बेटा? ये पौधे में क्यों हो रही है ये सारा सिस्टम? है एटीपी का बनाने के लिए। काय के लिए बनाने के लिए? एटीपी का। तो मतलब हमको मतलब रखना एटीपी से कि कौन सी रिएक्शन में कितनी एटीपी बनेगी, क्योंकि ये सब इसीलिए तो हो रहा है ना बेटा, ताकि
डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस में कितनी रिएक्शन में बनती है। तो देखो साइक्लिक जो रिएक्शन है ना, ये जब एक बार हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक बार में कितनी एटीपी बनेगी, 2 एटीपी बनेगी। कितनी बनेगी, 2 एटीपी बनेगी। और जब हमारी नॉन साइक्लिक होगी तो इसमें एक एटीपी और एक एनएडीएच, 2 एनएडीएच2 बनते हैं। ठीक है, दोनों जो रिएक्शन है वो इनके सेट्स में होती है। इनके सेट्स में लगभग लगभग 6 सर्किल होते हैं, मतलब ये चलती रहती है, घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है बहुत स्पीड से। समझ में आया? तो अगर ये इसके भी 6 चक्कर लगे, इसके भी 6 चक्कर लगे, तो इसमें कितनी एटीपी बन गई, 6 दूनी 12 एटीपी। कितनी बन गई बेटा, 12 एटीपी। समझ में आया? इसके भी 6 चक्कर लगे तो इसमें भी कितनी बन गई, 6 तो बन गई क्या, एटीपी, और 12 क्या बन गए, 12 NaDH2। यहां तक समझ में आया है ना? मतलब एक हमारी साइक्लिक वाली, इसमें 2 एटीपी बनती है, नॉन साइक्लिक में कितनी एटीपी बनती है, 1 एटीपी, 2 NaDH2। दोनों बहुत स्पीड से चक्करों में सेट्स में होती है। इसके 6 सेट्स हुए तो 12 एटीपी बन गई, और इसके सेट्स हुए तो कितनी एटीपी बन गई, 6 एटीपी और प्लस 12 NaDH2। अगर मैं इनका टोटल कर दूं, क्या कर दूं मैं इनका टोटल कर दूं, तो कितनी एटीपी बन गई, 12 और 6 18 एटीपी। कितनी बन गई बेटा, 18 एटीपी। और NaDH2 कितने बन गए, 18। कितने बन गए, हाँ निकली, हाँ बेटा, हाँ होंगी ना, अभी अपन करते हैं ना, रुक तो जाओ। ये तो अपन अभी तो अपन टोटल हिसाब देख रहे हैं कि बना क्या क्या। ठीक है, इतना बन गया कि नहीं बन गया? तो मतलब अगर आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है तो आपको क्या बन के मिलता है, 18 एटीपी और 12 एनएडी। याद रहेगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना? कितनी बन गई है, 18 एटीपी और 12 NaDH2। अब अभी मैंने आपको बताया था कि ये तो हमारा क्या है, कैश है। ये क्या है हमारा, कैश है कि नहीं है ये? और ये हमारा क्या है, चेक है। ये क्या है हमारा? अब इसको हम भजाने के लिए बैंक में जाएंगे तो एक से कितनी मिलेंगी, लिखा था ना बेटा मैंने, भूले तो नहीं? एक NaDH2 से 3 हमको क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। तो इसमें भी इससे कितनी मिलेंगी, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो 12 तिया क्या मिलेंगे हमको, 36 एटीपी। क्या मिलेंगे हमको, 36 एटीपी। और 18 प्लस 36 बराबर 54। 54 क्या बन गई हमारी, एटीपी। अब जब मैंने आपको ये चीजें पढ़ानी चालू की थी तो सबसे पहले पहले क्या लिखा था बेटा कि कितनी एटीपी बनेगी, 54। और जब आज हमने इतनी सब कुछ पढ़ ली तो हमने कितनी एटीपी बना ली, ये देखो ये बन गई हमारी, कहाँ गई बेटा वो, ये बन गई हमारी 54 एटीपी। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, अगर वो चीजें समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आपको सिर्फ याद रखना है कि लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है 2 चरणों में पूरी होती है, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। हिंदी में चक्रीय चक्रीय बोलते हैं। चक्री में इलेक्ट्रॉन वापस घूम के जाता है, खेल खत्म। उसमें कितनी निर्माण होती है, 2 एटीपी का निर्माण होता है, इतना याद रखना है। फिर हमारी अचक्री आई, अचक्री में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है, वहीं वहीं घूमता रहता है, जेड के समान आकार बनाते हैं, इसलिए हम उसको जेड स्कीम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जेड स्कीम बोल देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, इसलिए हमको पानी के अणु को तोड़ना पड़ता है। इसलिए जड़ अपघटन की क्रिया कहां होती है, हमारी अचक्रीय अभिक्रिया में। जब ये पूरी अभिक्रिया खत्म हो जाती है तो एक एटीपी और 12 NaDH2 बनते हैं। ये दोनों जो चक्र है हमारे सेट में चलते हैं, 6 के सेट में। कितने के सेट में, 6 के। और जब हम 6 का गुणा करेंगे तो इसमें 12 एटीपी बनेगी, उसमें 6 एटीपी प्लस 12 NaDH2। इन दोनों को जोड़ दिया तो 18 एटीपी और 12 NaDH2। एक NaDH2 में 3 एटीपी मिलती है। जब हम इसको कैश कराने जाएंगे तो हमारी क्या निकलेंगी, 54 एटीपी निकल जाएंगी। यहां तक समझ में आया?